आज की हाइलाइट्स में शामिल है जैपनीज हीटर और इनका वर्किंग मैकेनिज़्म, उसके साथ साथ इनके बेशुमार एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और आखिर पे इंशाल्लाह डिटेल से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी और कुछ अच्छे से सजेशंस भी दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल से जैपनीज़ हाइब्रिड हीटर्स पे। सबसे पहले बात करेंगे कि हाइब्रिड गैस हीटर्स क्या हैं। बेसिकली हाइब्रिड गैस हीटर वो होता है जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को यूज़ करके हीट प्रोड्यूस करता है और एक हीटिंग सिस्टम बेसिकली जनरेट करता है, राइट। तो बात करते हैं इसके सबसे पहले पार्ट की। यहाँ पे हीटर के टॉप पे एक डिजिटल डिस्प्ले है, डिजिटल डिस्प्ले पैनल है, छोटी सी स्क्रीन है और कुछ बटन्स हैं। अगर बटन्स की बात करें तो सबसे पहले ये ऑन और ऑफ़ का बटन है। लाइक ये मैंने प्रेस किया, ऑफ़ हो गया। इसी को आप प्रेस करें तो यहाँ पे ये आपका हीटर ऑन हो चुका है। इसके साथ ये छोटा सा बटन जो है ये एनर्जी सेविंग मोड के लिए होता है। अगर बहुत कम गैस आ रही है या आप गैस की बचत करना चाहते हैं तो उस सूरत में इस बटन को प्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये दो टेम्परेचर मेंटेन करने वाले बटन आते हैं। लाइक इससे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सपोज़ अभी लो पे है तो मैं इसको प्रेस करती हूँ तो ये 16 पे 17 पे आपको जितना भी रूम टेम्परेचर चाहिए आप यहाँ से सेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये टेम्परेचर कम करने का बटन है। इन दोनों को आप एक साथ में प्रेस करेंगे तो चाइल्ड लॉक लग जाएगा। यहाँ पे एक गुड मॉर्निंग का बटन है और एक गुड नाइट वाला बटन है। ये छोटी सी स्क्रीन जहाँ पे डिस्प्ले होता है टेम्परेचर। उसके बाद इसका फ्रंट कुछ इस तरह से है और यहाँ पे डाउन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्प्लिटिंग ग्रिल है जो कि आपकी हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, और फ़ैन, इसके अंदर एक फ़ैन भी चल रहा है जो फ़ैन इसको बाहर फेंक रहा है। इसकी बैक साइड की बात करेंगे तो बैक साइड पे सबसे पहले यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है गैस नोज़ल। यहाँ से ये सोर्स, गैस का सोर्स आ रहा है और यहाँ से गैस की इंजेक्शन हो रही है। यहाँ पे एक है इलेक्ट्रिसिटी कॉर्ड जिसकी मदद से हीटर को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। उसके साथ एक छोटू सा ये प्यारा सा डाउन अडॉप्टर कह लें या ट्रांसफार्मर कह लें। इस ट्रांसफार्मर का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो 220 वोल्ट की होती है उसको कन्वर्ट करता है 110 वोल्ट पे। चूँकि ये वाले जो हीटर हैं हाइब्रिड हीटर या जापानीज़ हीटर, ये बेसिकली जापान के लिए बने हैं। ये जापान में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी वोल्टेज 110 होती है, हमारे यहाँ वोल्टेज 220 होती है। जब हम 220 पे इसको वोल्टेज दी जाती है तो 220 पे ये काम नहीं करता। सो 220 वोल्टेज को कम करने के लिए ये अडॉप्टर लगाया जाता है। बैक साइड पे देखें तो यहाँ पे ये एक फ़िल्टर है जो कि बेसिकली डस्ट, दागे और बाकी चीज़ों को फ़िल्टर करता है, और इसको यहाँ से रिमूव करके साफ़ भी किया जा सकता है इजीली, या वाइप या गीले कपड़े की मदद से इसको साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। ये हैं इनके बेसिक पार्ट्स और फंक्शन भी थोड़े थोड़े मैंने आपको बता दिए। चलिए जी, पार्ट्स ऑफ हीटर के बाद हम बात करते हैं इसके वर्किंग मैकेनिज़्म और वर्किंग टेक्नोलॉजी पे। चूँकि ये जापानीज़ हीटर हैं तो डेफिनेटली जापानीज़ टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं जो बेस करती है गैस और इलेक्ट्रिसिटी के कम्बिनेशन पे, राइट। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे गैस नोज़ल दिखाया है। गैस नोज़ल का काम ये है कि ये इंजेक्शन ऑफ गैस करती है फ्रॉम सोर्स, राइट। उसके बाद इसके अंदर, हीटर के अंदर यहाँ पे अंदर एक चैम्बर या एक फर्नेस बना हुआ है, ठीक है। वो उस फर्नेस का काम ये, उसके अंदर एक छोटा सा हीटिंग प्लेट लगा हुआ है, और हीटिंग प्लेट ये करता है कि प्रोडक्शन ऑफ हीट करता है। जब हीट की प्रोडक्शन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ गैस तो उसके बाद हीट ट्रांसफ़र की जाती है। आगे एक मोटर लगी हुई है और एक फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है। मोटर फिर इलेक्ट्रिसिटी लेती है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम शुरू होता है।
इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो मोटर चलती है और उसके साथ एक ब्लोवर है। तो 20 बेसिकली वो जो मोटर है वो 20 वाट लेती है, ठीक है। 20 वाट सिर्फ लेती है इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद जो हीट उसमें प्रोड्यूस होती है उसको करती है स्प्रेड बाहर की तरफ। यहाँ से स्प्लिटिंग ग्रिल के थ्रू हीट बाहर फेंक दी जाती है। इस तरह से रूम का टेम्परेचर मेंटेन होता है। वर्किंग मैकेनिज़्म के बाद हम बात करेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं जापानीज़ हीटर के। तो जब इसका कंपैरिजन हम नॉर्मल और मैनुअल हीटर से करते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका है सेफ्टी। इट्स वेरी वेरी सेफ टू यूज़। उसकी रीज़न क्या है कि ये डिजिटल डिस्प्ले हीटर्स हैं, ये गैस और इलेक्ट्रिसिटी के कम्बिनेशन से चलते हैं और एक सेफ वे से हीट प्रोड्यूस करके रूम में स्प्रेड कर देते हैं। जबकि इनका कंपैरिजन पुराने वाले हीटर्स के साथ करें तो जो पहले वाले हीटर्स हैं आपको पता उनका ग्रिल बिल्कुल सामने होता है और वो हीटेड अप होता है, बहुत हॉट होता है। गलती से आपका हाथ लगा या आप गुजरते हुए टच कर ले तो डेफिनेटली वो सेफ़ नहीं है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और उसमें बेसिकली जो हमारा ये डिस्प्ले है डिजिटल डिस्प्ले, इसमें चूँकि नो कंबस्टन सिस्टम है, इसमें कोई आग नहीं जल रही और उससे कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो ये वाला जो जापानीज़ हीटिंग सिस्टम है इट्स रियली रियली सेफ़ टू यूज़। अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इस हीटर का ये है कि इसमें कोई ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। किसी तरह के ऑक्सीजन को ये वाले हीटर सक नहीं करते, क्योंकि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें पुराने वाले हीटर्स की तो उनमें एक कंबस्टन सिस्टम होता है कि आग को जलाए रखने के लिए कंबस्टन हो रही होती है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन उस रूम से ली जाती है जहाँ पे वो हीटर पड़े होते हैं। जब उस रूम से वो ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो डेफिनेटली वहाँ पे जो भी लिविंग इन्वायरमेंट है, इंसान है, जानवर हैं, कोई भी है, तो उसके लिए डेथ रेट बढ़ सकता है और इट्स रियली रियली डेंजरस। अब तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जापानीज़ हीटर का ये है कि जापानीज़ हीटर एनर्जी एफिशिएंट है, तो बहुत कम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी यूज़ होती है। उसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो ये वाले जो हैं जापानीज़ हीटर, ये सिर्फ जो अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 100 वोल्ट ये लेता है और सिर्फ 15 वाट या 20 वाट, मतलब डिफरेंट हीटर्स में डिफरेंट वाट्स यूज़ होते हैं, लेकिन बहुत कम एनर्जी यूज़ होती है और वो एनर्जी इक्वल होती है एक नॉर्मल जो एनर्जी सेवर है उसकी इक्वल। सो पूरा महीना अगर ये हीटर्स चलते रहें तो हमारा टोटल जो कास्ट आती है गैस और इलेक्ट्रिसिटी की वो जस्ट 300 रुपीज़, 250 to 300 रुपीज़ आती है। तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, बहुत कम खर्चा है, माइनस में होता है। तो आप घर के अंदर जहाँ पे ये हीटर चल रहा है इसके सामने कपड़े फैलाएं तो ट्रस्ट में आप बग़ैर स्पिन किए हुए कपड़े भी 5 मिनट में इसके सामने रखें, 5 मिनट में बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। तो मैं तो पूरा सर्दियाँ जो होता है मैं इसके सामने अपने कपड़े सुखाती हूँ, सो आप भी ये काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको सर्दियों में हेयर ड्रायर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे जो हीट आ रही है वो हेयर ड्रायर का भी काम करती है। अगर आप अपने बाल भी सुखाना चाहें तो इट्स रियली रियली एफिशिएंट। अब अगर हम इसके 5वें फ़ायदे की बात करें तो 5वां और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जापानीज़ हीटर बोथ एलपीजी और एलएनजी दोनों गैस पे चलते हैं, ठीक है। जो सिलेंडर वाली गैस है उसके साथ भी ये हीटर चल जाता है और डेफिनेटली उसमें थोड़ी डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, बट आपको 2 डिफरेंट मॉडल्स मिल जाते हैं जो एलएनजी पे भी चलते हैं और एलपीजी पे चलते हैं, और कॉस्ट दोनों की बहुत ही कम आती है। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो अगर आप डेली ये हीटर तकरीबन 12 घंटे यूज़ करें और आप सिलेंडर के साथ इसको लगाया तो 2 kgs आपकी गैस 5 से 7 दिन में यूज़ होती है, ठीक है। तो उस फार्म में भी इसका खर्चा बहुत ही ज़्यादा कम है। तकरीबन महीने की आपकी गैस जो यूज़ होगी 6.7 kgs मैक्सिमम होगी।
तो मेरे हाल में ये बहुत इकनॉमिक है। और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जैसे एरियाज़ जहाँ पे ये सुई गैस अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे भी इन हीटर्स को यूज़ करना बहुत आसान है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीटिंग सिस्टम प्रोड्यूस हो जाता है। जितना भी टेम्परेचर कम हो, आप ऐसे फील कर रहे हो कि आप अमेरिका या यूके या किसी और यूरोपियन कंट्री में हैं जहाँ पे इतनी ठंड के बावजूद भी घर के अंदर कोई ठंड नहीं है। अच्छा जी, वैसे तो बेशुमार इसके जैपनीज़ हीटर के फ़ायदे हैं, लेकिन एक और फ़ायदा जो पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ये कि इनकी शेप बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत हैंडी डिज़ाइंस होते हैं। तो आप किसी भी जगह आसानी से इसको डिस्प्ले कर लें, लाइक आप ड्राइंग रूम में इनको लगा लें तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, या किसी भी ऐसी बहुत ही ऐसी जगह जहाँ पे आप नहीं भी दूसरे हीटर रख सकते, तो आप इन हीटर्स को आसानी से जैपनीज़ हीटर को रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मैनुअल हीटर्स। किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है, बिजली का गैस का खर्चा ज़्यादा नहीं है और देखने में भी लुक वाइज भी बहुत खूबसूरत है। तो ये भी मेरे ख्याल में इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। मेंटेनेंस इनकी बहुत ज़्यादा ईजी है। कोई देखें, इसकी शेप भी ऐसे है, इनको अगर आपने साफ़ करना हो तो इजीली वाइप से या कपड़ा गीला करके तो इजीली इनको साफ़ किया जा सकता है। फ्रंट से भी आप इसकी ग्रिल्स भी इजीली साफ़ कर सकते हैं। बैक साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो फ़िल्टर है इजीली खुल जाता है और आप साफ़ करके इसको वापस लगा दें। सो मेंटेनेंस भी इजी पीसी है। तो चलिए जी, फ़ायदे तो काफ़ी सारे मैंने गिनवा दिए। अब बात करते हैं कि जैपनीज़ हीटर यूज़ करने के पॉसिबल नुकसानात क्या हैं, जो कि फ़वाइद की निस्बत बहुत ही कम हैं। तो मैं डिस्कस करती चलूँ कि एक सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि वो एरियाज़ जहाँ पे समटाइम्स गैस सप्लाई कट हो जाती है और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, तो उस टाइम में ये हीटर काम नहीं करेंगे। सो जब गैस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों अवेलेबल हैं, सिर्फ उस सूरत में ये हीटर काम कर सकते हैं। ठीक है, सो गैस इलेक्ट्रिसिटी दोनों का होना बहुत ज़रूरी है इन हीटर्स की वर्किंग के लिए। और दूसरे नंबर पे बात करें तो इन हीटर्स का एक नुकसान ये भी है कि चूँकि ये जापान के लिए बनाए गए हैं और वहाँ पे नॉर्मल जो रेटेड इलेक्ट्रिसिटी है वो 110 वोल्ट है, जबकि हमारे यहाँ 220 है। तो अगर इसके साथ ये अडाप्टर या ट्रांसफार्मर हम ना लगाएं, इसको डायरेक्ट प्लग इन करेंगे, तो ये वाली सप्लाई इसकी जल जाएगी और ये 220 पे काम नहीं करेगा आपका हीटर। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ये डाउन ट्रांसफार्मर हो जो इसको कन्वर्ट करे 110 वोल्ट में, तो तभी पॉसिबल है कि आपका ये हीटर चले और आपको एक हीटिंग सिस्टम प्रोवाइड करे। जैपनीज़ हीटर का एक सबसे बड़ा नुकसान, जो कि बेसिकली आर्टिफिशियली मार्केट में प्रोड्यूस किया गया है या इंट्रोड्यूस कराया गया है, वो ये है कि वैसे तो देखा जाए तो इसकी मेंटेनेंस बहुत आसान है। नॉर्मली इसमें आप जितना टाइम भी यूज़ करते रहें, इवन आप 10 to 12 ईयर्स भी इसको यूज़ करते रहें, तो एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी भी तरह का। लेकिन समटाइम्स जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो प्रॉब्लम ये होता है कि चूँकि आपने गलती से भी इसको डायरेक्ट स्विच ऑन कर दिया, प्लग इन कर दिया, तो उससे इसके अंदर जो सप्लाई है सर्किट वो जल जाएगा, या फिर इसके अंदर जो हीटिंग प्लेट लगी है वो जल जाएगी। ओके, हीटिंग प्लेट जलने से या पूरी सप्लाई जलने से आपका हीटर काम नहीं करेगा। जब हीटर आपका काम नहीं करेगा तो डेफिनेटली आप इसको मेंटेनेंस के लिए लेके जाएंगे। जब मेंटेनेंस के लिए लेके जाएंगे तो चूँकि हमारी मार्केट में ये सीन हो चुका है कि अगर आपका छोटा हीटिंग प्लेट या हीटिंग फ्यूज़ जल चुका है तो उसका क्या होगा, मैक्सिमम उसकी कॉस्ट जो आनी चाहिए 200 to 300 रुपीज़ आनी चाहिए, जो आपको चेंज करके कोई भी नया लगा के दे देता है, और उसकी प्राइस होती है जस्ट 5 to 10 रुपीज़। लेकिन चूँकि हम ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ पे मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली उसी हीटिंग प्लेट को चेंज करने की जो आपसे मार्केट में अमाउंट चार्ज की जाएगी वो 2 to 3,000 रुपीज़ होगी। चाहे सिवाय इन हीटर्स में इसके कि हीटिंग फ्यूज़ या फिर सप्लाई जल जाए, कोई तीसरा मसला नहीं होता। अगर पूरी सप्लाई भी चेंज की जाए तो उसकी अमाउंट 5 to 700 रुपीज़ आती है। लेकिन चूँकि नॉलेज ना होने की वजह से जब हम लेके जाते हैं और हम लोग मजबूर होते हैं, तो हमसे फिर यही
2000 से 4000 तक भी चार्ज किए जाते हैं मार्केट में। इनकी जो इनिशियल कास्ट है या परचेजिंग कास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो एक आम बंदे के अप्रोच से थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। तकरीबन इनकी प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 9,500 से लेके 45,000 तक। इन हीटर के साइज़ की बात मैं करती चलूँ तो इनमें 1.7, 2.7 और 3.26 ये केवीज़ में होते हैं, ठीक है, इस तरह से होते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं मेरे अपने एक्सपीरियंस की, और ये बात करते हैं कि आपको ये हीटर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर मैं आपको बताती चलूँ, ऑल्दो इसकी परचेजिंग कास्ट जो है थोड़ी ज़्यादा है, 9,500 रुपीज़ से स्टार्ट हो रही है और तकरीबन 45,000 तक जा रही है, ठीक है। और मैं अगर पर्सनली सजेस्ट करूँ आपको तो आपको ये हीटर ज़रूर लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप इनिशियल कास्ट को अगर छोड़ दें तो ये बहुत कम गैस, अगर गैस की सप्लाई इतनी कम है कि आपकी एक रोटी नहीं बन सकती, इवन उस इतनी कम सप्लाई में भी ये हीटर चल जाता है, आराम से चल जाता है। और ये नहीं होता कि महीनों के इसके बहुत ज़्यादा गैस या इलेक्ट्रिसिटी के बिल आएँ, बहुत कम अमाउंट आती है। एक हीटर अगर आप कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं, सुई गैस की बात कर रही हूँ, तो आपका खर्चा गैस प्लस इलेक्ट्रिसिटी का 300 to 500 रुपीज़ आता है। 500 रुपीज़ एज सच नहीं आता, लेकिन 300 मैक्सिमम 300-400 आता है, इससे ऊपर नहीं जाता बिल्कुल। सो आप ये भूल जाएं कि भाई इनिशली ज़्यादा प्राइस का है तो इतनी प्राइस का हम क्यों परचेज़ करें, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग सिस्टम प्रोड्यूस करता है, सेफ़ टू यूज़ है, किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं होता। और इसकी वर्किंग के एक मैं चीज़ बताना भूल गई थी, वो ये है कि जिस तरह से ऑटो टेम्परेचर मेंटेनेंस होती है एसी में, बिल्कुल सेम इसकी भी होती है। कुछ जापानीज़ हीटर में होता है ये सिस्टम, कुछ में नहीं होता, ये भी बताती चलूँ। लाइक इसने आपने ये इसको ऑन कर दिया और टेम्परेचर आपने मेंटेन किया, रूम का टेम्परेचर आप चाहते हैं लेट्स सपोज 25, ओके। तो जैसे ही रूम का टेम्परेचर 25 मेंटेन होगा, ये अब स्टार्ट हो गया। स्टार्ट कुछ इस तरह से होता है, गैस की सप्लाई आ रही है तो इस तरह से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर गैस की सप्लाई ना आ रही हो तो यहाँ पे ये लाइट ब्लिंक करती है, ठीक है। जब आपने टेम्परेचर सेट कर लिया 25, तो जैसे ही 25 मेंटेन होगा तो ऑटो ये ट्रिप कर जाएगा, मतलब ये ना आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है ना आपकी गैस। जब फिर बाद में थोड़ी देर के बाद रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप करेगा, 24-23 होगा, तो ये ऑटो ट्रिप करके ख़ुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे कोई गैस की लीकेज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी के वेस्ट का प्रॉब्लम नहीं है। और समटाइम्स ये होता है कि लाइट चली जाए तो ये जब लाइट वापस आती है तो ऑटो ट्रिप करके ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। सो तकरीबन मैं इन हीटर्स को तकरीबन 8 से 9 साल से यूज़ कर रही हूँ। बहुत सेफ़ टू यूज़ हैं, ट्रस्ट मी, आप घर के अंदर हैं तो कभी भी आपको ये एहसास नहीं होता कि सर्दी का मौसम है, और एक बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग सिस्टम रहता है। मैं आपको स्ट्रॉन्गली ये रिकमेंड करूँगी। अभी तो चूँकि सर्दी ख़त्म होने वाली है पाकिस्तान में, जब सर्दियाँ कम होती हैं, सीज़न नहीं होता, तो उस वक्त में 2,500 से 3,000 रुपये इसकी प्राइस नीचे हो जाती है, तो आप उस टाइम में भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। घर में अगर आप ज़्यादा परचेज़ नहीं भी करते तो कम से कम एक ज़रूर होना चाहिए। और अगर आप टीवी लॉन्च के लिए चाहते हैं तो उसका साइज़ एटलीस्ट 3 पॉइंट समथिंग ज़रूर लें। उसकी कास्ट तकरीबन 20,000 से 25,000 के दरमियान होती है, और वो इजीली आपके टीवी लॉन्च का टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है, और इवन आपके बाकी रूम टेम्परेचर भी अच्छा रहता है। पूरा घर आपका काफ़ी गर्म रहता है और आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर नहीं लगी, किसी तरह के कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं, या इससे रिलेटेड कुछ और पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। बाकी खुश रहें और खुश रहने दें। थैंक यू सो मच।